हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक, वैसे तो द्विआधारी संक्रिया के ही अंतर्गत होगा। आप नया टॉपिक भी कह सकते हो उसको। तत्समक अवयव और किसी अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले तत्समक अवयव की बात करेंगे। तत्समक अवयव क्या होता है, ठीक है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक अवयव इसी को आप आइडेंटिटी एलिमेंट कहो, आइडेंटिटी एलिमेंट। समझते हैं फिर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, आपके पास कोई समुच्चय ए है, कोई समुच्चय ए है, उस पर कोई द्विआधारी संक्रिया स्टार है। समुच्चय ए है, उस पर कोई द्विआधारी संक्रिया स्टार है। ठीक, ई बिलोंगिंग टू ए, यानी इस सेट का ही एक मेंबर ई तत्समक अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्समक अवयव यदि यदि इस प्रकार से ये डिफाइंड हो, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट ए। ठीक हो गया, इस बात को समझिए। पहली बात तो आपके पास एक सेट होना चाहिए, उस पर स्टार कोई द्विआधारी संक्रिया होनी चाहिए। ठीक, उस सेट ए में ही एक मेंबर ई आपको इस प्रकार मिल जाए कि वो सेट ए के किसी भी मेंबर को, सेट ए के किसी भी मेंबर को ऑपरेट करके चेंज ना करे। देखो, राइट वर्ड ऑपरेट करो, ई क्या हो रहा है, एलिमेंट के राइट से स्टार आ रहा है, या लेफ्ट वर्ड ऑपरेट करो, लेफ्ट से आप ऑपरेट करो एलिमेंट को, है ना, लौट के आपको वापस वही एलिमेंट आना चाहिए। ऐसा किसी एक दो एलिमेंट्स के लिए नहीं, ए में रहने वाले सारे एलिमेंट के लिए ऐसा होना। तब हम इस एलिमेंट ई को सेट ए के लिए इस संक्रिया स्टार के अंतर्गत तत्समक अवयव कहेंगे। ठीक हो गया। इससे ज़्यादा एग्जाम्पल जब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे तब आपको इसका एप्लीकेशन, है ना, दिखेगा डायरेक्ट। ठीक, फिलहाल डेफिनेशन लिखवा दें। फिलहाल आप डेफिनेशन लिख लो फिर इसकी। डेफिनेशन इस रूप में लिखो आप, माना स्टार समुच्चय ए पर, समुच्चय ए पर द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी यानी कि बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया है। जब समुच्चय होगा और द्विआधारी संक्रिया होगी तब जाके तत्समक अवयव का सपना देखोगे आप। ठीक, तब समुच्चय ए, तब समुच्चय ए पर तत्समक अवयव, तब समुच्चय ए पर तत्समक अवयव को ई से निरूपित किया जाता है, निरूपित करते हैं, जो कि निम्नवत परिभाषित, जो कि निम्नवत परिभाषित है, जो कि निम्नवत परिभाषित है। किस प्रकार परिभाषित होगा? ए स्टार ई, ठीक है ना, ए स्टार ई, या उसको राइट में रखा ना हमने ई को, या इसके लेफ्ट में भी रख सकते हैं, ई स्टार ए इक्वल टू ए, वापस ए ही आ जाए। ऐसा एक दो एलिमेंट्स के लिए नहीं, बल्कि ए में रहने वाले हर एक मेंबर के लिए ऐसा होना चाहिए। उसी को हमने मैथ्स में लिख दिया, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। बोर्ड दिख रहा है क्या साहब? ठीक है, ठीक है, तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट आप समझ गए। फिर
पहले तो आपको एक समुच्चय उस पर कोई द्विआधारी संक्रिया स्टार डिफाइंड होनी चाहिए। जब ऐसा डिफाइंड हो गया तो इस सेट ए से ही एक मेंबर ई आपको इस प्रकार मिलना चाहिए कि वो ए में रहने वाले हर एक मेंबर को ऑपरेट करने के बाद चेंज ना करे। हम प्रीवियस लेक्चर्स में तत्समक फलन के बारे में भी पढ़ चुके हैं ना, आइडेंटिटी फंक्शन। वहां आइडेंटिटी फंक्शन हमने किसे कहा था? एक ऐसा फंक्शन जो डोमेन की आइडेंटिटी को चेंज ना करे, मीन्स डोमेन का जो भी मेंबर है वो वापस लौटा दे, उसको हमने आइडेंटिटी फंक्शन कहा था। उसी से कोरिलेट करो फिर इसको भी, तत्समक अवयव है ना, वहां फलन था, यहाँ क्या कह रहा है? अवयव। तो अवयव किसी समुच्चय से आता है अवयव, है ना। तो आप ऐसा कहोगे, उससे अगर कोरिलेट करना है तो सेट ए का कोई ऐसा मेंबर, पहली कंडीशन तो है कि सेट ए से ही आना चाहिए, वो बाहर से नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सेट ए का ऐसा मेंबर जो ए के किसी भी मेंबर को ऑपरेट करने के बाद उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं कर रहा है। देख सकते हो, ए से आप मेंबर ए ले रहे हो, ऑपरेट ई ने किया, आइडेंटिटी चेंज नहीं की, वापस ए दे दिया। चाहे राइट से ऑपरेट कराओ या लेफ्ट से ऑपरेट कराओ, ए की आइडेंटिटी बनी रहेगी, चेंज नहीं होगी। इसलिए इसका नाम तत्समक अवयव पड़ा, आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि किसी की आइडेंटिटी को बनाए रखता है, चेंज नहीं करता है। ठीक हो गया। अब एग्जांपल के जरिए समझते हैं। अच्छा, एक नोट और, कभी कभी क्या होता है, आप जब तत्समक अवयव ढूंढने जाते हो, ये कंडीशन तो फुलफिल हो जाती है, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए तो आ जाता है, लेकिन होता क्या है, जो ई आता है वो सेट ए से बाहर चले जाता है, सेट ए में नहीं रहता है। उस केस में भी तत्समक अवयव नहीं है कहेंगे, सेट ए से ही आना चाहिए, ठीक है। तथा एक कंडीशन नीचे से लिख भी लो अलग से, इसी के नीचे लिखना तथा ई बिलोंगिंग टू ए, ये मस्ट कंडीशन है, ठीक है ना। ई बिलोंगिंग टू ए, ये वाली कंडीशन मस्ट, यानी कि होनी ही चाहिए। जो ई आना चाहिए वो सेट ए से ही आना चाहिए। अगर ए के बाहर चले जाएगा ये मेंबर, तो हम कहेंगे कि सेट ए पर तत्समक अवयव नहीं है, ठीक है, चाहे ये कंडीशन सेटिस्फाई क्यों ना कर दे। तो कुल मिला के आपके पास तत्समक अवयव की दो कंडीशन होगी। फिर वो सेट ए में रहने वाले किसी भी मेंबर को चेंज ना करे ऑपरेट होने के बाद। दूसरी कंडीशन क्या कहोगे? सेट ए में ही रहना चाहिए, सेट ए में ही रहना चाहिए। दो कंडीशन तत्समक अवयव की होगी कि ए में रहने वाले हर एक मेंबर को चेंज ना करे ऑपरेट होने के बाद, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या कहोगे? जो भी मेंबर आएगा ई, वो सेट ए में ही रहना चाहिए, ए से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल है तत्समक अवयव के। देखिए, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, तब ज्यादा क्लियरिटी आएगी। आपने इसको पॉज करके नोट कर लिया होगा, ठीक। देखिए, मैं समुच्चय एन लेता हूं, ठीक, समुच्चय एन की बात करता हूं। इसके कुछ एक मेंबर लिख भी दीजिए, 1 2 3 4 5 अप टू 100, ठीक है। देखिए, मैं ये आपके पास कोई समुच्चय है। अब तत्समक अवयव चाहिए तो उसके लिए कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन होनी चाहिए। मैं प्लस और इनटू में से एक ले लेता हूँ। चलो पहले प्लस के लिए बात करता हूँ, ठीक। मैंने जो संक्रिया है वो ले ली प्लस, मैंने सेट ले लिया नेचुरल नंबर का सेट, और जो संक्रिया है वो प्लस ले लिया, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा, ठीक। तो मैं क्या कहूँगा कि इस नेचुरल से मुझे एक ऐसा मेंबर, चलो ई से डिनोट करते हैं वैसे तो, ई बिलोंगिंग टू एन, इस प्रकार आपको मिलना चाहिए सच दैट कि जो ये ई है किसी भी मेंबर के साथ ऑपरेट करके वही मेंबर वापस लौटा दे, ठीक है। यानी कि ई प्लस, अब कोई भी मेंबर है तो ए से जनरली दिखा देता हूं, ए की जगह मैं कुछ भी रख दूंगा, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये ए कौन सा होगा? नेचुरल नंबर, ए बिलोंगिंग टू नेचुरल, ठीक। कि ई प्लस ए, चाहे लेफ्ट से ऐड करो या राइट से, मैं अभी एक ही इक्वेशन को दिखाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि कम्यूटेटिव तो होता ही है, जानते हैं, चाहे ई प्लस ए कहो या ए प्लस ई कहो, जो नेचुरल नंबर होता है प्लस के तहत कम्यूटेटिव होता है, हम पढ़ चुके हैं ना, क्रम विनिमय होता है, कल ही तो पढ़ा था। तो ई प्लस
ए करो या ए प्लस ई, बात एक ही है, तो हम केवल ए की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक, ई प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर, ये ए आना चाहिए, तभी तो ई आइडेंटिटी कहलाएगा एन पर ए को चेंज ना करे प्लस होने के बाद। ठीक है, तो आप देखो इसकी जगह मैं कोई एक मेंबर उठा लूँ, जैसे 1, यहाँ पर ई प्लस 1, ठीक, ऐसा हो सकता है, ये वापस नेचुरल से ही तो आना चाहिए ई। तो कहने का मीनिंग है कि 1 में कुछ ऐड करने के बाद 1 ही रहे। 1 में क्या ऐड करें कि 1 ही रहे, आप जानते हो 0, इसकी जगह 0 लिखना पड़ेगा फिर ई की जगह, है ना। अगर मैं 0 प्लस 1 करूं तो 1 रहेगा, चेंज नहीं करेगा ये 0। लेकिन यानी कि इसने हर एक मेंबर के साथ देखो ना, अगर 0 को आप किसी भी मेंबर में ऐड करो वही मेंबर लौटा देगा। 0 को आप किसी भी नेचुरल नंबर में ऐड करो वही नंबर तो आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि आपके पास 0 एक ऐसा नंबर आपको मिल गया है जो किसी की आइडेंटिटी चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं 1 प्लस 0 करूँ 1 ही रहेगा, 2 प्लस 0 करूँ 2 ही, 3 प्लस 0 3, इसी प्रकार से अप टू सोन आप करते जाओ, ऐड करते जाओ 0 0 को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसने पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी, इस जीरो ने पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी। कौन सी कंडीशन, कि ए स्टार ई, चलो मैं केवल एक ही कंडीशन ले रहा हूँ। ठीक है, ए स्टार, यहाँ स्टार की जगह कौन है, प्लस ले रहा हूँ मैं संक्रिया, तो ए प्लस ई बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू नेचुरल, हो रहा है ना ऐसा। हर एक मेंबर के साथ ऐड होके 0 ने चेंज नहीं किया, वापस वही एलिमेंट लौटा दिया। इसका मीनिंग पहली कंडीशन तो इसने सेटिस्फाई कर दिया कि ए के यानी कि एन के किसी भी मेंबर ए के साथ ऑपरेट होके वही मेंबर लौटा दिया, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू नेचुरल, यानी हर एक मेंबर के साथ ऐसा कर रहा है। ठीक, लेकिन दूसरी कंडीशन भी तो थी। दूसरी कंडीशन थी कि जो ई आएगा, ई यहाँ पर कौन होगा, 0 ना, जो मेंबर आ रहा है वही 0 ही तो आ रहा है, यानी कि ई बराबर जो 0 है, पहली कंडीशन तो उसने सेटिस्फाई की, लेकिन ई बराबर 0 देखो तो इस घर में है नहीं है, नेचुरल के घर में 0 कहाँ रहता है, 0 तो नेचुरल नंबर है ही, है ना, 0 नॉट बिलोंगिंग टू नेचुरल। तो इसका सपना आइडेंटिटी एलिमेंट बनने का, 0 का सपना चकनाचूर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो उस घर से नहीं आ रहा। ठीक है, तो 2 कंडीशन होना जरूरी है कि किसी की आइडेंटिटी चेंज ना करे, और जो अगर पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया तो जो एलिमेंट आएगा वो वापस इसी घर से आना चाहिए, इसी सेट से आना चाहिए। ठीक है ना, 0 नेचुरल के सेट से नहीं आ रहा है, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बनेगा आज, है ना, जबकि पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर ले रहा था, है ना, किसी भी मेंबर को ऐड होके चेंज नहीं कर रहा था 0, लेकिन 0 तो नेचुरल में था ही, इसलिए हम कहेंगे कि सेट n पर प्लस के तहत आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी तत्समक अवयव का इस नेचुरल नंबर n पर प्लस के तहत कोई तत्समक अवयव नहीं है, या तत्समक अवयव का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक, इसी प्रकार में बाइनरी ऑपरेशन, अभी सेट यही ले रहा हूँ, बाइनरी ऑपरेशन चेंज कर दे रहा हूँ। मैंने सेट नेचुरल ही लिया, मैं बाइनरी ऑपरेशन इस बार इनटू ले रहा हूँ। ठीक, इनटू ले रहा हूँ, तो आप जानते हो 1 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करके वापस वही नंबर देता है, चेंज नहीं करता है। ठीक है ना, यानी कि अगर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 1, 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 2, 3 के साथ मल्टीप्लाई करो इस 1 का 3, यानी कि ये आपके पास जो नंबर 1 है ना, एक नंबर 1 है, अगर मैं इसको ई मानूं तो ये क्या कर रहा है, हर एक मेंबर के साथ ऑपरेट होके, देखो हर एक मेंबर के साथ ऑपरेट होके वापस वही मेंबर लौटा रहा है। पहली कंडीशन यही तो थी कि ए स्टार ई बराबर ए ही आए, है ना। यहाँ क्या हो रहा है कि किसी भी मेंबर ए के साथ ये ई यानी कि 1 मल्टीप्लाई होके वापस वही मेंबर दे रहा है। ऐसा 1-2 मेंबर्स के लिए नहीं, बल्कि नेचुरल पे रहने वाले हर एक मेंबर्स के लिए ऐसा कर रहा है। पहली कंडीशन तो फुलफिल है। पहली कंडीशन यही तो कह रहा था कि आपको एक ऐसा मेंबर ई मिले जो इस सेट के मेंबर में ऑपरेट होने के बाद उनको चेंज ना करे। ठीक है, मैंने कहा 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑपरेट होने के बाद यानी मल्टीप्लाई करने के बाद चेंज नहीं हो रहा है। ठीक हो गया। तो दूसरी कंडीशन, जो मेंबर है
वो वापस सेट से ही आना चाहिए। जो मेंबर यानी कि ई कितना था 1, क्या ये सेट से आ रहा है? बिल्कुल 1 है, देखो नेचुरल नंबर है 1 यानी कि बिलोंगिंग टू n। तो इस बार दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। कौन? 1 इंटू के तहत किसी को चेंज भी नहीं कर रहा है और 1 वापस नेचुरल के ही सेट से आ भी रहा है। इसलिए जो 1 है नेचुरल नंबर पर मल्टीप्लिकेशन के तहत तत्समक अवयव होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक हो गया? यानी कि यहां से क्या रिजल्ट निकला फिर? जो 1 है 1 बिलोंगिंग टू नेचुरल इनटू के अंतर्गत n पर आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक हो गया? इसको अभी डिटेल में क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, एग्जाम्पल है, इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं लिखना है तो इसी से ऐसे ही क्वेश्चन हम करा लेंगे एग्जाम्पल, है ना। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं सेट आपको लेता हूँ, मैं सेट लेता हूँ z, इंटीजर्स का सेट। ठीक हो गया? इस पर संक्रिया लेता हूँ मैं प्लस, संक्रिया लेता हूँ क्या? प्लस। ठीक हो गया? तो देखिए z में क्या आते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ठीक हो गया? अब आप एक ऐसा एलिमेंट सोचो जो प्लस के तहत किसी भी इंटीजर को चेंज ना करे। जैसे 3 आपके पास एक इंटीजर है, इसमें मैं क्या ऐड करूं, क्या मेंबर ऐड करूं कि मेंबर चेंज ना हो, 3 ही रहे। ठीक, इसी प्रकार से 4 इंटीजर है या -4 इंटीजर है, इसमें मैं क्या मेंबर ऐड करूं कि ये -4 ही रहे, चेंज ना हो। तो आप कहोगे ठीक है 0 फिल कर दो, है ना। किसी भी इंटीजर में अगर 0 ऐड करते हो तो कोई चेंज नहीं आएगा, वापस लौट के वही मेंबर आएगा। यानी ये तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर पहली कंडीशन यही तो कहती है कि आपको एक ऐसा एलिमेंट मिले जो किसी भी मेंबर में ऑपरेट होके चेंज ना करे उसको। ठीक है, 0 मेरे पास एक ऐसा मेंबर है। दूसरी कंडीशन कहती है कि जो मेंबर आपको मिला, कौन सा मेंबर मिला? 0, वापस उस सेट से आना भी चाहिए। क्या 0 जेड में रहता है? बिल्कुल रहता है। जेड 0 इंटीजर है अपने आप में, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 यही तो इंटीजर्स में आते हैं जेड में। ठीक, यानी कि ये 0 जेड में रहता भी है। तो दोनों कंडीशन इसने फुलफिल कर दी, यानी कि जो 0 है जेड का तत्समक अवयव कहलाएगा, वो भी प्लस के तहत। ठीक है ना। इसी को अगर शॉर्ट नाम देना है तो इसको योगात्मक कहते हैं ना, योग प्लस को योग कहते हैं, तो योगात्मक प्रतिलोमी योगात्मक तत्समक अवयव भी कह सकते हो शॉर्ट में, योगात्मक तत्समक अवयव। इसका मीनिंग हुआ तत्समक अवयव जो प्लस के तहत है। ठीक, इसी प्रकार इनटू में चेक कर लेते हैं। जेड पर ही अब मैं बाइनरी ऑपरेशन लेता हूं इनटू का, जेड पर बाइनरी ऑपरेशन इनटू। ठीक, देखिए फिर आपके पास कोई भी इंटीजर आप ले लो, 3 इंटू समथिंग करके 3 ही आए, -4 इंटू समथिंग करके आपको -4 मिले। ठीक, इस टाइप का एलिमेंट सोच सकते हो जो जेड से आए, शायद 1 होगा, है ना। अगर 3 इंटू 1 करूँ 3 रहेगा, -4 इंटू 1 -4 ही रहेगा। ठीक है ना। कोई भी इंटीजर से 1 से, किसी भी इंटीजर को अगर आप 1 से ऑपरेट करते हो यानी 1 से मल्टीप्लाई करते हो, वापस वही नंबर आ जाएगा। यानी पहली कंडीशन कह रहा था कि मेंबर को चेंज ना करे ऑपरेट होने के बाद, वो तो फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो मेंबर आएगा, कौन आया अभी? 1, ये उस सेट से आना चाहिए, मीन्स उस सेट में रहना भी चाहिए। क्या 1 जेड में रहता है? बिल्कुल रहता है, 1 बिलोंगिंग टू जेड। ठीक, इसका मीनिंग जो ये 1 है ये पूर्णांक पर आपके पास मल्टीप्लिकेशन के तहत तत्समक अवयव बनाता है या तत्समक अवयव है। ठीक, इसी प्रकार से मैं रियल नंबर का सेट लेता हूं, आप प्रमेय नंबर का सेट पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो मैं रियल नंबर का सेट लेता हूं, रियल नंबर का सेट। ठीक हो गया? देखिए फिर रियल नंबर के सेट में और मैं ऑपरेशन लेता हूं प्लस का। ठीक, किसी भी रियल नंबर पे मैं क्या ऐड करूं कि वापस मुझे वही रियल नंबर मिल जाए। आप कहोगे ठीक है 0 ऐड कर दो। ठीक है, 0 ऐड किया तो ठीक है, a + 0 वापस a लौट जाएगा। ऐसा एक आध मेंबर के लिए नहीं बल्कि हर एक रियल नंबर के लिए होगा। ठीक है,
दूसरी कंडीशन कहती है कि जो ये जीरो है इस सेट में रहना भी चाहिए। जीरो क्या रियल नंबर है? बिल्कुल, जीरो आपके पास रियल नंबर भी है। इसका मीनिंग जीरो प्लस के तहत आर का तत्समक अवयव है। ठीक, उसी प्रकार मैं ऑपरेशन चेंज करके इनटू लगा देता हूं, इस पे इनटू लगा देता हूं। ठीक हो गया। तो ए इंटू समथिंग वापस ए ही आए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रियल, यानी कि हर एक रियल नंबर के लिए क्या कोई एक ऐसा नंबर है जो इंटू करके वापस वही नंबर लौटा दे रहा है। वन कहोगे फिर से, है ना। अगर मैं इस ए में वन से मल्टीप्लाई करूं तो वापस ए मिलेगा। फिर दूसरी कंडीशन कि जो मेंबर आपको मिला वो सेट में रहना भी चाहिए। क्या वन रियल में रहेगा? बिल्कुल, वन रियल नंबर होता है। इसका मीनिंग जो ये वन है ना, वन ये आर का तत्समक अवयव होगा बाइनरी ऑपरेशन इनटू के तहत, है ना, मल्टीप्लाई के तहत सेट आर का तत्समक अवयव वन होगा। ठीक हो गया। उसी प्रकार से देखो सेट में आर माइनस वन कर देता हूँ, ठीक है ना, वन को हटा देता हूँ। ठीक, सेट मैंने क्या ले लिया? आर माइनस वन। सेट क्या लिया मैंने? आर माइनस वन। मीन्स इस सेट में कोई भी रियल नंबर आ सकता है लेकिन वन को छोड़कर। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन अभी भी मैं इनटू ही लेता हूँ। ठीक, तो देखिए फिर अब मैं कोई रियल नंबर ले लेता हूँ, रैंडमली ए सेलेक्ट किया। ठीक, इस पे कुछ मल्टीप्लाई किया मैंने, वापस ए ही आना चाहिए कहा। ऐसा एक आध नंबर के लिए नहीं बल्कि रियल में रहने वाले हर एक मेंबर के लिए होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रियल। ठीक है, तो आपने कहा कि अभी भी वन से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, है ना। ए इंटू समथिंग इक्वल टू ए कब आएगा? जब वन से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक हो गया, यानी कि मेंबर आपको वन एक ऐसा नंबर मिल गया जो इस ए के साथ मल्टीप्लाई होके वापस ए दे रहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन भी याद करो, जो ये वन है सेट में रहना भी चाहिए। देखो क्या वन आर माइनस वन में रहेगा? आर में तो रहता है, ये क्या कह रहा है? माइनस वन, मीन्स वन को हटा दो, यानी कि आर माइनस वन में तो ये वन रहता ही नहीं। आप क्या कहोगे? वन नॉट बिलोंगिंग टू आर माइनस वन। ठीक हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये एलिमेंट आपका वन है ना, ये आर माइनस वन सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है ना। यानी आर माइनस वन का कोई भी तत्समक अवयव अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि वन ही ऐसा काम कर सकता था जो एलिमेंट को चेंज ना करे, लेकिन वो तो सेट में रह ही नहीं रहा है। उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी वन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। ठीक है ना, यानी कि केवल वन ही ऐसा था जो किसी नंबर में इंटू होके वही नंबर लौटा देता। लेकिन ये कह रहा है कि आर माइनस वन में वन नहीं है, मीन्स उस सेट में वन नहीं रह सकता है। इसका मीनिंग आर माइनस वन में कोई भी तत्समक अवयव नहीं है। ठीक, आई होप इतने एग्जाम्पल से आपको ये आइडेंटिटी एलिमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, एक नया कॉन्सेप्ट आपके पास व्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक है ना, किसी अवयव का व्युत्क्रम निकालना है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ध्यान रहे ये एलिमेंट जो भी आया तत्समक अवयव वो किसी सेट का होता है, किसी सेट यानी समुच्चय का होता है। जबकि अभी जो व्युत्क्रम हम पढ़ेंगे वो किसी अवयव का होगा, सेट में रहने वाले किसी अवयव का व्युत्क्रम होगा। ठीक हो गया। हम बात करते हैं अवयव का व्युत्क्रम। अवयव का व्युत्क्रम किसी अवयव का व्युत्क्रम। ठीक हो गया। एक हिसाब से प्रतिलोम भी कह सकते हैं उसको, है ना, व्युत्क्रम या प्रतिलोम। किसी अवयव का आपने व्युत्क्रम या प्रतिलोम ज्ञात करना है। ठीक हो गया। देखिए फिर डेफिनेशन लिखाते हैं, फिर एग्जांपल के जरिए समझेंगे। देखिए फिर से आप लिखोगे, सीधे सीधे डेफिनेशन लिखना। माना स्टार समुच्चय ए पर द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है
ठीक, सबसे पहले तो समुच्चय और कोई द्विआधारी संक्रिया होनी चाहिए, तब जाके हम व्युत्क्रम की सोचेंगे किसी अवयव की। ठीक, अब व्युत्क्रम किसका होता है? किसी अवयव का। ठीक, तो मैं मान लेता हूं, माना ए बिलोंगिंग टू ए, यानी ए का कोई अवयव मैंने ए ले लिया। ठीक, कोई भी रैंडमली एक एलिमेंट ए सिलेक्ट कर लिया। अब देखो इसके व्युत्क्रम को हम ए इनवर्स से निरूपित करेंगे। ठीक, ए के व्युत्क्रम को, ए के व्युत्क्रम को ए इनवर्स। ठीक, ए इनवर्स से, जैसे वहां फंक्शन में भी पढ़ा था ना हमने व्युत्क्रमणीय फलन, उसका जो इनवर्स आता था उसको हम एफ इनवर्स लिखते थे। उसी प्रकार इस ए के व्युत्क्रम को हम ए इनवर्स लिखेंगे। ठीक, ए के व्युत्क्रम को ए इनवर्स से निरूपित करते हैं, ए इनवर्स से निरूपित करते हैं, जो कि निम्नवत परिभाषित है, जो कि निम्नवत परिभाषित है। जो कि निम्नवत परिभाषित है। देखिए किस प्रकार से परिभाषित है। ए स्टार ए इनवर्स है ना, चाहे ए इनवर्स को राइट रखो या ए इनवर्स को आप लेफ्ट रखो, ऑपरेट होने के बाद ये आइडेंटिटी बनाए। ई क्या है? आइडेंटिटी है। सेट ए पर स्टार के तहत तत्समक अवयव होगा ई। ठीक, नीचे से लिख भी देना, जहां ई बराबर तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। ठीक, अगर डिटेल में लिखते तो इसी को क्या लिखते? समुच्चय ए का स्टार के अंतर्गत तत्समक अवयव। ठीक, शॉर्ट में लिख दो ई बराबर तत्समक अवयव, इससे समझ जाओगे। ठीक, तो देखिए फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ए इनवर्स, तब जाके वो किसी अवयव ए का व्युत्क्रम कहलाएगा। ठीक है ना, कहने का मीनिंग क्या है फिर, किसी अवयव ए का इनवर्स ए इनवर्स तभी होगा जब वो ए के साथ ऑपरेट करके, चाहे लेफ्ट ऑपरेट करे या राइट ऑपरेट करे, ठीक, ऑपरेट करने के बाद आइडेंटिटी बनाए। इसको कोरिलेट करो तो वहां फंक्शन के इनवर्स से हम क्या कहते थे, किसी भी फंक्शन का इनवर्स एफ इनवर्स, आपके पास एफ का इनवर्स कब कहलाएगा कहते थे, जब उन दोनों का कंपोजिशन, जब उन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी बनाए, यानी एक साथ ऑपरेट करता था ना, एफ ऑपरेशन में उसको जी मानता था, जो एफ इनवर्स था उसको जी कहता था, आइडेंटिटी आ जाएगा ना कहते थे। ठीक, इस जी के बदले आप एफ इनवर्स भी तो रख सकते थे, यानी कि एफ ऑपरेशन एफ इनवर्स आइडेंटिटी, वही काम तो ये भी कर रहा है। आइडेंटिटी वहां आई था, यहाँ आइडेंटिटी कौन है? ई, तो यही काम ये भी तो कर रहा है। ए इनवर्स ए के साथ ऑपरेट होके आइडेंटिटी बना रहा है, ई बना रहा है। ठीक, यानी कि फिर एक बात और ये तो एक ही कंडीशन हुई। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर भी ले ए इनवर्स, इसके सामने एक दुविधा और होगी, इस ए इनवर्स को वापस इस सेट ए से ही आना भी पड़ेगा। ठीक है ना, यानी ये एक कंडीशन तो ये होगी, ए इनवर्स को अगर ए का व्युत्क्रम होना है तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करे कि ए के साथ ऑपरेट होके आइडेंटिटी बनाए, ए के साथ ऑपरेट होके चाहे लेफ्ट वर्ड करो या राइट वर्ड करो, ऑपरेट करके आइडेंटिटी बनाए। उसके साथ एक बाधा और, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर भी गया तो उसको एक बाधा और पार करनी होगी, क्या? कि उस ए इनवर्स को वापस सेट ए से आना भी होगा, वापस ए से आना भी होगा। ठीक है ना, यहाँ से लिख भी दो आप, तथा जो ए इनवर्स है बिलोंगिंग टू ए इनवर्स ने समुच्चय ए से ही आना भी चाहिए। दिख रहा है क्या? ठीक हो गया ना, यानी कि इस ए इनवर्स को सेट ए से ही आना भी चाहिए। तो किसी भी अवयव
ए का इनवर्स, ए इनवर्स तभी होगा जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, है ना। पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लो, आप पॉज करके इतना नोट कर दो, ठीक। यानी कि देखिए किसी भी अवयव ए का इनवर्स, ए इनवर्स कब कहलाएगा, ए इनवर्स कब कहलाएगा, ए इनवर्स किसी भी अवयव ए का व्युत्क्रम कब कहलाएगा, यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन तो क्या कि ये ए इनवर्स, है ना, ऑपरेट होके आइडेंटिटी बनाए, और दूसरी कंडीशन जो ये ए इनवर्स है, जो ए इनवर्स है वो बिलोंग करे किससे, वापस समुच्चय ए से, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट ई का ही अस्तित्व नहीं रहता है समुच्चय ए पर। कभी कभी क्या होता है, तत्समक अवयव ई का ही अस्तित्व नहीं होता है, तो उस केस में किसी भी अवयव का इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक हो गया ना। अगर ई ही नहीं मिलेगा तो ऑपरेट करके ई कैसे लौट आएगा वो, है ना। इस इनवर्स ने ई देना है आउटपुट, और आप कह रहे हो आउटपुट उस समुच्चय में रहता ही नहीं है, आउटपुट उस समुच्चय में रहता ही नहीं है। तो इसका मीनिंग उस केस में जब ई आपके पास समुच्चय में नहीं रहता है, तो उस केस में किसी भी अवयव का इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा कहेंगे, ठीक है। नोट करके लिख भी लो एक पॉइंट नीचे से, नोट में लिखना, यदि ई नॉट बिलोंगिंग टू ए, ई नॉट बिलोंगिंग टू ए, यानी ई पर ए का अस्तित्व नहीं है हुआ इसका, अगर पूरे फॉर्म में लिखोगे, है ना। यदि समुच्चय ए पर तत्समक अवयव का अस्तित्व ना हो, अगर शब्दों में लिखना है तो क्या लिखोगे, यदि समुच्चय ए पर तत्समक अवयव ई का अस्तित्व ना हो तब ए बिलोंगिंग टू ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता है, के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता है, ठीक। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं रहेगा तो ऑपरेट होके वो आउटपुट आइडेंटिटी कहाँ से देगा, ठीक हो गया। तो पहली बात तो आइडेंटिटी रहना भी चाहिए उस सेट में, तब जाके ए इनवर्स आइडेंटिटी देगा, और उसके बाद ए इनवर्स ने उस सेट ए में रहना भी पड़ेगा। एक हिसाब से कहो तो तीन कंडीशनें होगी, फिर व्युत्क्रम के लिए तीन कंडीशनें होगी ना। पहली कंडीशन तो क्या होगी कि सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट रहना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कहोगे कि ए इनवर्स का स्टार करके आइडेंटिटी दे। तीसरी कंडीशन जो ए इनवर्स मिल रहा है वो सेट ए में रहना भी चाहिए। कुल मिला के 3 कंडीशन होगी फिर किसी इनवर्स के लिए, ठीक। जबकि आइडेंटिटी के लिए 2 कंडीशन हमने क्या कहा था कि वो किसी भी मेंबर को ऑपरेट करके चेंज ना करे, और वो ई समुच्चय ए में ही रहना भी चाहिए, ठीक। वो आइडेंटिटी के लिए हो गया, और ये व्युत्क्रम की 3 कंडीशन है, ठीक। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल के जरिए समझे इसको, इनवर्स को भी चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक। आप लीजिए नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 अप टू सो, ठीक। इस पर कोई संक्रिया मैं ले लेता हूँ प्लस मेरे पास कोई बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक। तो अब देखिए मैं इसका इनवर्स किसका होता है, किसी अवयव का। मैं 1 का इनवर्स चाहता हूँ, ठीक। 1 का इनवर्स मैंने मान लिया, चलो ए। वैसे 1 का इनवर्स कर सकते हो, वो साइन ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। मैं मान लेता हूँ कोई एलिमेंट ए इसका इनवर्स होगा यदि ऑपरेट करके वो आइडेंटिटी दे दे, अब देखो आइडेंटिटी कौन होगा, नेचुरल नंबर में प्लस के तहत आइडेंटिटी होगा क्या। आइडेंटिटी की थ्योरी क्या होती है कि किसी में भी वो ऐड होके चेंज ना करे,
इन नंबर्स में जीरो ही एक ऐसा नंबर है जो ऐड होके चेंज ना करेगा, है ना, लेकिन जीरो तो नेचुरल नंबर में रहता ही नहीं, यानी इस सेट के पास तो आइडेंटिटी है ही नहीं, इस सेट के पास आइडेंटिटी है ही नहीं, तो इस वन का, है ना, प्लस के तहत आज कोई भी इनवर्स नहीं बनेगा। इस नेचुरल नंबर n में जो अवयव वन है, केवल वन ही क्या, किसी भी अवयव के लिए इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस सेट के पास आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं, तो इनवर्स का सपना मेंबर कहाँ से देखेगा उसका। ठीक हो गया, इसके पास आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए कोई भी इनवर्स, किसी भी अवयव का इनवर्स नहीं निकलेगा। ठीक, अब मैं ऑपरेशन सेट तो यही ले रहा हूँ, लेकिन मैं ऑपरेशन चेंज करके प्लस के बदले इनटू लेता हूँ। ठीक, इनटू। अब देखिए इनटू के तहत आइडेंटिटी एलिमेंट बनने को तैयार होगा क्या? पहली शर्त, किसी की भी साथ मल्टीप्लाई करके चेंज ना हो। तो वन एक ऐसा नंबर है जो किसी को भी मल्टीप्लाई करके चेंज नहीं करेगा। क्या वन नेचुरल नंबर में रहता है? बिल्कुल वन नेचुरल में रहता है, यानी कि आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो वन हो गया अभी। ठीक, जब आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया तो अब इस n में रहने वाले जो अवयव हैं वो अपना व्युत्क्रम का सपना देख सकते हैं। ठीक, लेकिन उसके लिए दो कंडीशन है, फिर इसको सेटिस्फाई करनी होगी। क्या? जैसे मैंने मेंबर वन लिया, इसका ऑपरेशन अभी इनटू है, ऑपरेशन क्या ले लिया आपने? इनटू ए, है ना, यानी इस वन के साथ इसके इनवर्स ने ऑपरेट होने के बाद, ऑपरेशन क्या है? इनटू क्या दे दे? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन है? वन। ठीक, तो क्या आप सोच सकते हो एक ऐसा मेंबर जो वन के साथ मल्टीप्लाई होकर वापस वन लौट आए? हाँ बिल्कुल, वन होता है ना ऐसा। अगर एक ही जगह मैं वन रख दूं तो वन इंटू वन कितना आएगा? वन। ये वन आइडेंटिटी वाला है। ठीक, अब देखिए पहली कंडीशन तो उसने सेटिस्फाई कर दी, कौन सी? ए स्टार ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, बिल्कुल ये कंडीशन सेटिस्फाई कर चुका है कि वन इंटू वन बराबर आइडेंटिटी। ठीक, लेकिन जो ए इनवर्स है वो उस सेट से आना भी तो चाहिए। अब देखिए ये वन इस सेट से आना भी तो चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये वन वापस इस नेचुरल में रह भी तो रहा है, वन बिलोंगिंग टू नेचुरल। तो आज आप कहोगे कि जो ये वन है इसका इनवर्स इनटू के तहत कौन है? वन है, वापस वन है, यानी कि आप वन का इनवर्स बराबर वन लिख सकते हो, वन का इनवर्स वन। ठीक, इसी प्रकार से टू की बात करें, मेंबर टू की बात करता हूं मैं, है ना, टू के लिए इनवर्स ढूंढना चाहता हूं। ठीक, तो सबसे पहले ये कहोगे कि आइडेंटिटी होना चाहिए। हाँ, वन इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक हो गया, इस नेचुरल नंबर पे वन इंटू के तहत आइडेंटिटी है, तो अब ये मेंबर टू सपना देख सकता है इनवर्स होने के लिए। ठीक, तो कोई भी मेंबर इंटू के तहत इसका इनवर्स तब बनेगा, कब बनेगा? जब ऑपरेट होने के बाद आइडेंटिटी दे दे। आइडेंटिटी कौन है? वन। ठीक, अब एक ऐसा नंबर सोचो, नेचुरल से ही एक ऐसा नंबर, या पहले तो जनरली सोच लो फिर देखेंगे नेचुरल में रह रहा है। ठीक, एक ऐसा नंबर सोचो ए की जगह जो टू के साथ इंटू करके वन दे दे। आप कहोगे ए की जगह अगर मैं वन बाई टू पुट करूं तो क्या हो जाएगा? टू इंटू वन बाई टू, टू से टू कैंसिल होके वन आ जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर दूसरी कंडीशन भी तो है, जो आप मेंबर इनवर्स होगा, है ना, इनवर्स होगा कहने का दावा कर रहे हो, वो उस सेट से आना भी तो चाहिए। आपने किसको कहा? टू का इनवर्स वन बाई टू को। क्या वन बाई टू नेचुरल में रह रहा है? नहीं रह रहा। देखिए कहीं भी वन बाई टू तो नेचुरल होता ही नहीं, तो इस टू का सपना टूट जाएगा अभी इनवर्स होने का, है ना, इन्वर्टिबल नहीं हो पाएगा और नहीं इसका इनवर्स मिलेगा। जब इन्वर्टिबल ही नहीं होगा तो इनवर्स नहीं मिलेगा इसका। ठीक, उसी प्रकार से अगर आप मेंबर थ्री की बात करो, अगर मैं मेंबर थ्री की बात करूं तो इसका इनवर्स होगा क्या? तो आप कहोगे थ्री इंटू समथिंग करके क्या आ जाना चाहिए? आइडेंटिटी वन आ जाना चाहिए। ठीक हो गया, तो एक ऐसा नंबर सोचो, या ऐसे सोच लो, अगर सोचने में दिक्कत है तो क्या होगा? ये तीन गुणा हो रहा है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवीजन में।
1/3, यानी कि ये a 1/3 आ रहा है, क्या नेचुरल में रहेगा? नहीं रहेगा। उसी प्रकार सोचो 4 आता तो उसका 1/4 इनवर्स, वो भी नहीं रहता नेचुरल में। यानी कि 1 के अलावा, 1 अवयव के अलावा किसी का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, किसी का भी इनवर्स नेचुरल में अस्तित्व में नहीं है। ठीक हो गया। इसी प्रकार से मैं अगला एग्जांपल z के लिए लेता हूं। आपका सेट z है, ठीक। इस पे मैंने बाइनरी ऑपरेशन प्लस लिया, ठीक हो गया। अब देखो पहले तो इनवर्स इस z में रहने वाले किसी भी मेंबर का इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब इस z के पास आइडेंटिटी हो। चेक करते हैं आइडेंटिटी है या नहीं इसके तहत। ठीक, मैंने कहा किसी इंटीजर में मैं क्या ऐड करूं कि वो वापस वही नंबर लौटा दे। आपने कहा सर 0 ऐड कीजिए, ए पे अगर आप 0 ऐड करोगे तो वापस ए लौटेगा, बहुत बढ़िया। ठीक, फिर मैंने कहा इस 0 ने इस सेट से आना भी चाहिए, तो आप कहोगे बिल्कुल, तो ये 0 है, ये इंटीजर होता है, 0 बिलोंगिंग टू इंटीजर, यानी सेट से भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। यानी कि इस जेड का प्लस के तहत आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिल गया क्या? 0। ठीक है, तो अब इसके मेंबर सपना देख सकते हैं इनवर्स होने का। ठीक, तो मैंने एक मेंबर उठा लिया, चलो 2, या चलो पहले 1 उठा लेता हूँ। ठीक, मैंने एक मेंबर 1 उठाया, 1 बिलोंगिंग टू z। ठीक है, मैंने कहा इसका इनवर्स पॉसिबल है क्या? तो आपने कहा कोई नहीं, चेक कर लीजिए। 1 ऑपरेशन कौन है? प्लस, इसका इनवर्स अगर a मानते हो तो ऑपरेट होने के बाद इसने आइडेंटिटी देना चाहिए। आइडेंटिटी कौन है? 0 0। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा? ये उधर जाके -1 है ना, -1। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी कि आइडेंटिटी दे दिया ऑपरेट होने के बाद। दूसरी कंडीशन भी था उसके साथ, मेंबर सेट से आना भी चाहिए। क्या -1 जेड में रहता है? बिल्कुल, -1 जेड में भी रहता है। तो 1 का जो इनवर्स है, अभी 1 का इनवर्स कितना मिल गया आपको? -1। ठीक, उसी प्रकार से अगर मैं 2 की बात करूं, 2 बिलोंगिंग टू z, इसका इनवर्स ढूंढना है मुझे, तो 2 प्लस समथिंग क्या आना चाहिए? समथिंग कह रहा हूं, तभी तो आइडेंटिटी दे रहा है, यानी कि जो a की वैल्यू आएगी वो 2 का इनवर्स कहलाएगा, अगर ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ से देखिए a कितना आ जाएगा? उधर जाके -2, -2 बिलोंगिंग टू z, बिल्कुल -2 z में रहता है, तो इस 2 का इनवर्स प्लस के तहत कौन हो जाएगा? -2। ठीक हो गया। अब मैं बाइनरी ऑपरेशन प्लस के बदले इनटू लेता हूं। प्लस के बदले मैंने बाइनरी ऑपरेशन ले लिया इनटू। ठीक, अब देखिए इनटू के तहत इस z का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो कौन आएगा? 1, क्योंकि 1 किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करके चेंज नहीं करता है, और ये 1 z में रहता भी है, इसलिए 1 z का इनटू के तहत तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक, अब इसके अवयव सपना देख सकते हैं इनवर्स होने का। ठीक, फिर उसके लिए और 2 रेस्ट्रिक्शंस पार करनी पड़ेंगी। ठीक है, 2 बाधाएं और पार करनी होंगी। ठीक, उसके लिए मैं एक मेंबर ले लेता हूं 1 बिलोंगिंग टू z। ठीक, इसका इनवर्स a अगर होता तो वो क्या करता? ऑपरेट होके आइडेंटिटी लौटाता। आइडेंटिटी कौन है? 1। ठीक, यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर? 1। ठीक, क्या ये 1 इंटीजर में रहेगा? बिल्कुल रहेगा, यानी कि आज 1 का जो इनवर्स है 1 ही है इनटू के तहत। मैंने इस 1 के बदले मेंबर 2 ले लिया, 2 बिलोंगिंग टू इंटीजर। ठीक, अब इसका इनवर्स a कहलाएगा यदि ऑपरेट करने के बाद ये आइडेंटिटी लौटाए, है ना। तो a इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो ये 2 इंटू के साथ वहाँ डिवीजन में चले जाएगा, 1/2 आएगा। क्या 1/2 z का मेंबर है? इस बार नहीं है, 1/2 z का मेंबर नहीं है। इसका मीनिंग इस 2 का इनवर्स आज पॉसिबल नहीं है इनटू के तहत, यानी इसके इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ठीक हो गया। तो इतने एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश की कि किसी अवयव का व्युत्क्रम और तत्समक अवयव। ठीक है, अगर देखो 0, चलो एक फेवरेट सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसका 0 भी तो इंटीजर है ना।
अगर जीरो का आप यहाँ इनवर्स ढूंढने की कोशिश करते क्या दिक्कत आती है। जीरो बिलोंगिंग टू जेड, मैं कहता जीरो का इनटू के तहत ए इनवर्स होगा यदि ये ऑपरेट होकर आइडेंटिटी लौटाए। ठीक, अब यहाँ से ए क्या आ जाएगा, फिर ये इनटू के साथ है तो वहाँ अपॉन में चले जाएगा, 1/0। अपॉन में 0 आने पर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तो किसी सेट में रहता ही नहीं। इन्फिनिटी कोई स्पेसिफिक नंबर थोड़ी ना होता है, किसी को भी इन्फिनिटी कह देते हो, है ना। जहाँ तक आप नंबर काउंट कर सको ठीक है, उसके आगे जो भी नंबर है वो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, है ना। ये तो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग नंबर है ना, कोई इसको डिफाइन ही नहीं कर सकता है ना। आपने जहाँ तक नंबर काउंट किए, महासंख्य तक सपोज काउंट कर लिए, उसके बाद का तो किसी को पता ही नहीं क्या नंबर जो होगा, ठीक है ना। यानी कि रियल नंबर 9 पे मान लो महासंख्य यहाँ पर आ गया, महासंख्य यहाँ पर आ गया, तो उसके बाद भी तो बहुत सारा स्पेस होगा, है ना। ये लाइन खत्म थोड़ी होगी, है ना। उसके बाद भी तो इतने नंबर हैं, है ना। एक आदमी से पूछा यहाँ का नंबर क्या होगा महासंख्य के बाद, वो काउंट नहीं कर सकता था, इन्फिनिटी कह दिया। अगले आदमी से पूछा यहाँ का नंबर क्या होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हर जगह इन्फिनिटी इन्फिनिटी कह रहे हो, कोई स्पेसिफिक नंबर थोड़ी ना। इन्फिनिटी का मीन्स हमारी अप्रोच से बाहर हो गया है ना। अप्रोच से ही बाहर है तो सेट में हाँ रहेगा जेड में। ठीक, तो इसका मीनिंग जीरो का भी कोई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम। अब मिक्स आएंगे, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव जो कल पिछले लेक्चर में आपने किए थे, और इस लेक्चर में ये तत्समक अवयव और व्युत्क्रम अवयव ढूंढना कंबाइंड क्वेश्चन एक साथ करेंगे। ठीक हो गया। इससे आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट और रिपीट हो जाएगा और इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, एक बार टाइम देख लें। केवल इंट्रोड्यूस करने में ही टाइम चले गया है। अब इसके जो क्वेश्चन होंगे अगले लेक्चर, ठीक, एक लेक्चर होपफुली और लेना पड़ेगा इसका। मुझे तो लग रहा था कि आज के लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, लेकिन इंट्रोडक्शन ही इसका काफ़ी लंबा हो गया। ठीक है ना, एग्जाम्पल हमने भरपूर लिए, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, लेक्चर तो कभी भी कंप्लीट किया जा सकता है, सिलेबस आपका कभी भी कंप्लीट किया जा सकता है। आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा है वो क्लियरली समझ में आना चाहिए। अगर वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस स्टेज पे होने चाहिए कि वो क्वेश्चन आपने से अटेम्प्ट हो जाना चाहिए, वो क्वेश्चन क्लियरली राइट होना चाहिए। ठीक हो गया। तो आप नोट्स बनाते रहें, इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करें।